मित्रों नमस्कार। आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22, ये जो 4 अनुच्छेद हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, राइट टू फ्रीडम से संबंधित ये अधिकार हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता से संबंधित राइट टू फ्रीडम और इस जो भाग में हमारे सामने जो है 19, अनुच्छेद संख्या 20, अनुच्छेद संख्या 21 और 22, ये 4 अनुच्छेद हैं। लेकिन सबसे पहले हम अनुच्छेद संख्या 19 पढ़ते हैं। अनुच्छेद संख्या 19 और उसमें से 19(1) का से लेकर के 6 तक 6 जो अनुच्छेद हैं उनको पढ़ते हैं। मित्रों अनुच्छेद संख्या 19(1) जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार में अपने आप में यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अनुच्छेद है और सबसे अनुच्छेद बड़ा है और इसके जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 19(1) का ख, ग, घ, ङ, च और छ। वैसे गणना की दृष्टि से ये 7 होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि मूल संविधान में स्वतंत्रता से संबंधित 7 ना सिर्फ मूल अधिकारों के वर्ग थे, बल्कि अनुच्छेद संख्या 19(1) में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन वर्तमान में अगर इस समय जो स्थिति है उसको हम देखें तो अनुच्छेद संख्या 19(1) चा को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा न केवल अनुच्छेद संख्या 31 को हटाया गया, बल्कि अनुच्छेद संख्या 19(1) चा को भी हटाया गया। इसमें भी यही लिखा हुआ था, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का अधिकार। वर्तमान में हम जानते हैं अनुच्छेद संख्या 31 को हटा दिया गया और अनुच्छेद संख्या 19(1) च को हटा दिया गया। दोनों को विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और अब इन जो 6 प्रकार के जो स्वतंत्रताएं दी गई है, इसका जो शीर्षक ये है, भाषण तथा अभिव्यक्ति के अधिकार सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं और उनको हम देख लेते हैं। मित्रों इनको एक याद रखने के तरीके से हम अगर यूं कहें कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बन जाती है अपने आप में। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1)(6) में क्या दिया गया है? किसी भी वृत्ति, व्यवसाय को अपनाने का अधिकार दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की वृत्ति यानी आजीविका के लिए या कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने एक दिन आपसे पहले भी बात की थी, जब मैं मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों में आपको अंतर बता रहा था, तो मैंने ये कहा था कि अनुच्छेद संख्या 301 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। वो अनुच्छेद 301 विधिक अधिकार है, किंतु किसी व्यवसाय या किसी वृत्ति को अपनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। यह भी ध्यान में रखें अनुच्छेद संख्या 19(1)(6) में। और उसके बाद फिर हम चलते हैं अंग की तरफ। तो अंग में क्या दिया गया है? इसमें आपको वृत्ति, आजीविका और व्यवसाय अपनाने का अधिकार तो दिया ही गया है, इसके साथ ही ये कहीं भी अधिवास का अधिकार, या यूं कह सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, कहीं भी बस जाने का अधिकार। भारत भर में आपको कहीं भी बसने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। और इसके साथ ही घ की बात करें तो कहीं भी आबाद संचरण का अधिकार, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार आपको दिया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं ग की, तो इसमें यह है कि किसी भी प्रकार के संघ या संगम बनाने का अधिकार है। ये संगम बनाने का अधिकार है, किसी भी प्रकार के संघ या संगम बनाने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) ग के तहत दिया गया है। और उसके बाद उससे पहले यूं कह सकता हूं कि निरायुध, या यूं कह सकते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। आप सम्मेलन कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहला जो है हम यूं कह सकते हैं
कि 19(1) क जो कि सबसे बड़ा है या सबसे विस्तृत है, जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्या की गई है, वो है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद संख्या 19(1) में दिया गया है। साथ ही ये न सिर्फ अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, बल्कि विचार और अभिव्यक्ति हमारी प्रस्तावना में भी दी गई है। अब देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि एक ट्रिक के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कहीं पर किसी एक स्थान पर, मैं गुजरात में या मैं महाराष्ट्र में जाता हूं, तो मैं अपना व्यवसाय करने के लिए जाता हूं, तो मैं वहां पर कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं। जब मैं व्यवसाय करूंगा तो फिर वहां पर मैं कोई अपार्टमेंट या कोई रूम है, ऐसा मैं कुछ किराए पे लूंगा, तो वहां पर मुझे कहीं भी बस जाने का अधिकार भी है। बस जाने के अधिकार में फिर मैं उन गलियों में या मोहल्ले के अंदर या जो भी वो कॉलोनी है, मैं उसमें क्या है कि आबाद संचरण कर सकूंगा। संचरण करते वक्त क्या है, मैं अपनी मित्र मंडली बनाऊंगा, अपने दोस्त बनाऊंगा, कोई संघ बनाऊंगा, संगम बनाऊंगा, और फिर उनमें क्या है कि आपस में बैठ के हम चर्चा भी कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, जिसको मैं यूं कहूंगा कि शांतिपूर्ण मैं सम्मेलन कर सकता हूं। और सम्मेलन के दौरान मैं अपने दोस्तों से बातचीत कर सकता हूं, मैं अभिव्यक्ति कर सकता हूं, अपने विचार रख सकता हूं, अपना भाषण दे सकता हूं। ये इस तरीके से हम कह सकते हैं अनुच्छेद संख्या 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मित्रों, एक तो बात, ये तो हमने बात पढ़ा यथास्थिति के अनुसार अनुच्छेद संख्या 19 में क्या दिया गया। अनुच्छेद संख्या 19 अपने आप में ये नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है, या यूं कह सकते हैं कि ये किसी भी तरीके से पूर्णतः ये स्वतंत्रताएं नहीं है। इनके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए हैं। वो राज्य की रक्षा का मामला हो, वो देश की एकता और अखंडता से संबंधित मामला हो, तो संसद इन पर कानून बना सकती है। और वो जो निर्बंधन संसद लगाती है, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, वो रीजनेबल है या नहीं है, युक्ति युक्त है या नहीं है, इस बात का अधिकार दिया गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अनुच्छेद 19 में एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 में मैं यहां पर एक साथ में आपको जोड़ना चाहूंगा, अनुच्छेद संख्या 352 को जोड़ना चाहूंगा। 352 और 19 का संबंध क्या है? क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से कोई निर्बंधन लगाया जाता है या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आता है, तो उसमें सबसे पहले ये मामले क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं। ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 19 352 के दौरान निलंबित हो जाता है। एक तो बात यह है। अब देखिए, हमारे जो लोकतंत्र का इतिहास है, यानी मैं यूं कहूं कि हमारे गणतंत्र का इतिहास है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक में हमारे सामने हमने एक तरीके से 3 आपातकाल देखे हैं। 2 आपातकाल सशस्त्र, माफ कीजिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे थे, किंतु सबसे जो नोटोरियस रहा था, सबसे जो बदनाम आपातकाल रहा था 1.5 साल का आपात, जो 1975 में तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो उस दौरान अनुच्छेद 19 की बहुत ज्यादा चर्चा की गई। उस समय में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जनता पार्टी, एक पूरा एक मोर्चा बना था, और उन्होंने जनता के बीच जाकर के वोट इसी आधार पे मांगे थे कि हम 42वें संविधान संशोधन, जिसने भारतीयों के अधिकारों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं, उनको एक तरीके से उन्होंने एक्लिप्स कर लिया है, ढक लिया है, ग्रहण लगा दिया है, तो हम उसको बदल देंगे। तो बदलने के साथ मैं यहां पे बताऊं, अनुच्छेद संख्या 352 के साथ 19 का संबंध कैसे रूप में सामने आया। देखिए, एक तो यह है, अगर अनुच्छेद संख्या 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जब होती है, तो दो अनुच्छेद एक साथ और काम करते हैं, 358 एंड 359। ये दोनों अनुच्छेद प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत है। कैसे है? जहां पर अनुच्छेद संख्या 358 यानी 358 हमारे खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ है, अनुच्छेद 19 के खिलाफ है, वहीं पर 359 नागरिकों के साथ है, हमारे साथ है। ये अनुच्छेद 19 के साथ है। कैसे है, क्या प्रकृति है इसकी? अनुच्छेद संख्या 358 जैसे ही 352 लगता है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है, 358 स्वतः ही प्रभावित हो जाता है, स्वतः ही प्रभावित हो जाता है। लेकिन
मैंने अभी आपसे बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन की जो अतिशयोक्ति थी उसको हटाने के लिए जनता सरकार 44वां संविधान संशोधन लेकर आई। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक परिवर्तन किया। कैसे परिवर्तन किया? जैसे ही 352 के लागू होते ही लागू हो जाता है और उसमें वो ये कहता है कि एक अनुच्छेद 19(1) में दी गई समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाती है, अभी भी ये व्यवस्था है। किंतु 44वें संविधान संशोधन में इसमें परिवर्तन क्या किया गया? उसमें एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही राष्ट्रीय आपात घोषित होता है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो निलंबित होती है। तो इनका आधार जो रहेगा वो या तो युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नोट करें। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही अगर आपातकाल लगता है तो ही 19(1) में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित होंगी। जो आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी का जो शब्द था 44वें संविधान संशोधन ने इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया था। यदि आज भी अभी भी अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो ये 19(1) में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि 352 लगने के बावजूद, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 352 लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो भी ध्यान रखें कि 19(a) में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होंगी। यदि 352 का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तो ही 19(1) में दी गई स्वतंत्रताएं निलंबित होंगी। एक बात ध्यान में रखने वाली यह है। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं, 359 क्या है? 359 हमारी रक्षा के लिए यानी हमारे हित के लिए, जहां पर 358 ये कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर 19(1) में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। 359 ये कहता है इनके उपचार की विधि भी निलंबित हो सकती है, किंतु राष्ट्रपति को इस आशय का प्रस्ताव लिख करके देना होगा। अर्थात राष्ट्रपति को ये विशेष रूप से राष्ट्रपति को यह हाईलाइट करना होगा, यह रेखांकित करना होगा कि किन 19(1) में दी गई जितने भी प्रकार की 6 स्वतंत्रताएं हैं, इनमें से कौन कौन सी स्वतंत्रता के उपचार का अधिकार छीना जा रहा है। मतलब आप न्यायालय में किन किन स्वतंत्रताओं के लिए नहीं जा सकते, ये बात 359 कहता है। तो ये एक सीधा सा मैंने एक संबंध बताया अनुच्छेद संख्या 19 और अनुच्छेद संख्या 352 के बीच में, किस तरीके से 358 काम करता है और 359 काम करता है। मित्रों, ये तो बात हमने 19 और 352 के बीच के संबंध की बात की थी। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, क्योंकि ये काफी विस्तृत है। अनुच्छेद 19(1) काफी विस्तृत है और इसके बारे में हम बात करते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद संख्या 19(1) में दिया गया है। 19(1) का और इसमें दिया गया है किस किस प्रकार की, यानी परीक्षा के अंदर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिनको हम 19(1) के दौरान ठहरा सकते हैं, और यह एक मौलिक अधिकार है। सबसे पहला, चुप रहने का अधिकार। देखिए, अभिव्यक्ति शब्द का मतलब है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि आप बोलकर भी बता सकते हैं, आप चुप भी रह सकते हैं, यह भी आपका अधिकार है। ध्वज फहराना, यदि आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो यह आपकी एक अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसको रोका नहीं जा सकता। आपको ध्वज फहराने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरी बात, हड़ताल, बंद, ये दो है। इन दोनों में से कौन सा अधिकार आपके पास है? और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया है कि आपको हड़ताल का अधिकार तो है, किंतु बंद एक असंवैधानिक कार्य है, बंद एक असंवैधानिक कृत्य है और आप इसके लिए मौलिक अधिकार की
आप मौलिक अधिकार के रूप में इसे नहीं ले सकते। प्रेस की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कोई अलग से स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही एक मौलिक अधिकार है। हाँ, मैं यहां पे जोड़ देना चाहूंगा अनुच्छेद संख्या 368, मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रेस की स्वतंत्रता 368 नहीं, 361 एक या 361 में यदि कोई मीडिया हाउस राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाही का सीधा या यूं कह सकते हैं उसमें बिना कोई तोड़ मरोड़ के अगर वो प्रसारण करता है, उसके बारे में वो लिखता है, उसका वर्णन लिखता है, तो ये उससे अधिकार है। और ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, किंतु राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाहियों का प्रसारण एक मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार स्पष्ट रूप से है कि जानने का अधिकार किसके अंदर दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, राइट टू एक्सप्रेस दिया गया है, जानने का अधिकार। और आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज से विदित हैं, बहुत आप परिचित हैं इस चीज से कि जानने के अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसी की भावना के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारे संसद ने इसको लागू किया था। इसके बाद जानने का अधिकार के अलावा और क्या है, मतदाता का जानने का अधिकार, मतदाता का जानने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है, मतदाता के जानने का अधिकार का मतलब यह है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी धारा 33 में परिवर्तन किया गया और इसमें स्पष्ट रूप से यह बोला गया कि यदि कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है, यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, तो उसके बारे में सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो मतदाता तक आवश्यक रूप से पहुंचनी चाहिए। ये अपने आप में भाषण और अभिव्यक्ति अनुच्छेद संख्या 19(1) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, बिल्कुल ये माना जाएगा। और इसके साथ ये तो हमने देखिए बात की है अनुच्छेद संख्या 19 से संबंधित जितने भी हैं, लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें ना सिर्फ 19 आता है बल्कि उसमें 20 भी आता है, 21 भी आता है, 22 भी आता है। तो ये जो चारों हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो 19(1) के बारे में हमने बात कर ली। 19(1) में दी गई जो 6 प्रकार की, वर्तमान में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। अभी हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 20। अनुच्छेद संख्या 20 क्या? मित्रों, अनुच्छेद 20(1) में दिया गया है क्या, भूतलक्षी प्रभाव से दंड का संरक्षण। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए वर्तमान के अंदर किसी भी, आज मैं 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 में या 2020 से पहले मोबाइल रखना अपराध नहीं है, लेकिन 2020 में कानून आता है कि मोबाइल रखना एक अपराध है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2020 में उसके पास मोबाइल था, उसको बिना किसी कानून के पुलिस ने गिरफ्तार किया या उसके ऊपर मुकदमा चलाया और 2021 के अंदर कानून बन जाता है और उस व्यक्ति के पास जो मोबाइल था वो 2020 में था, तो 2021 में बना हुआ कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, बल्कि यदि उस व्यक्ति ने 2021 या 22 में मोबाइल इस्तेमाल किया है तो ही उसे अपराधी माना जाएगा। यदि उसने 2020 में मोबाइल अपने पास रखा है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। मतलब भूतलक्षी प्रभाव से दंड का जो संरक्षण है वो ये है। इसके अलावा एक साथ में ये है, मान लीजिए आज हमारे देश में 2020 के अंदर बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपने आप में एक अपराध है, ये हम सब जानते हैं। किंतु 2020 के अंत में ये एक कानून आ जाता है कि बिना हथियार के आप, बिना लाइसेंस के आप हथियार रख सकते हैं। जैसा कि अमेरिका के अंदर आपको हथियार खरीदने के लिए आप जैसे राशन की दुकान पे, किराना की जो दुकान है उस पे आप हथियार खरीदने जाते हैं, ठीक वैसे ही आप हथियारों की राशन की दुकान पे जिस तरीके से आप राशन लेने जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप हथियार की दुकान पे हथियार खरीद सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
किंतु यही कानून अगर भारत में बन जाता है, 2020 के अंत में बन जाता है, और किसी व्यक्ति को 2018, 2019 या 2017 में इस अपराध में या इस जुर्म में गिरफ्तार किया हो या उस पर मुकदमा चलाया हो कि उसके पास बिना लाइसेंस का हथियार था, और 2020 के अंत में यह कानून बन जाता है कि लाइसेंस रखना अनिवार्य नहीं है, और वो मुकदमा चल रहा है, और इस मुकदमे की सुनवाई मान लीजिए 2021 या 22 में होती है, और उस दौरान लाइसेंस रखना अनिवार्य नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को क्या होगा, मुक्त किया जाएगा। यानी वर्तमान में जो कानून है उसके हिसाब से भी आपके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया नहीं जा सकता, भूतलक्षी प्रभाव से भी आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये इसका अर्थ हुआ भूतलक्षी दंड के प्रभाव से मुक्ति। अनुच्छेद संख्या 20(2) इसमें है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब मेरा क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी एक, मान लीजिए क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कह सकते हैं यूट्यूब पे अगर उसने कोई आपत्तिजनक सामग्री डाली है, या उसने किसी को अभद्र भाषा का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, किसी से उस व्यक्ति को मानहानि हुई है, तो उसके खिलाफ एक ही अपराध के खिलाफ कलकत्ता में, जयपुर में, दिल्ली में अलग अलग जगह केस अगर किए जाएंगे तो उनका मुकदमा एक जगह चलेगा। उसको जो सजा मिलेगी वो एक दंड के लिए एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जयपुर में एक बार उसको सजा मिल गई है और दोबारा से फिर कोलकाता ले जाएगा और फिर वहां पर फिर से उसको सजा दी गई है। इसको बोलते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, इसको किया जाएगा। और तीसरी जो बात है अनुच्छेद 20(3) के अंदर, वो स्पष्ट रूप से है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद संख्या 20 में दिया गया है। मित्रों, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 19 हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 21 की। जो अनुच्छेद संख्या 21 है उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में जो परिभाषा है वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हमारे संविधान में एक बात बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, और वो ये गई है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, अन्यथा की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, उसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इस शब्द के माना क्या है या इसका मतलब क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां पर 2 शब्द हैं, विधि और प्रक्रिया। इनके माना क्या है मैं यह बात करता हूं। आपने ये 2 शब्द पढ़े होंगे, सीआरपीसी, आईपीसी। बहुत बार आपने पढ़े होंगे, बहुत बार आपने सुने भी होंगे। पहले का अर्थ है, या इसकी जो फुल फॉर्म है इस एब्रीविएशन की, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, सीआरपीसी। दूसरे का है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, या ताजीरात हिंद, जो पुरानी जो हिंदी 90s की जो हिंदी फिल्में थी उनमें ताजीरात हिंद कहा जाता था। तो इन दोनों का मतलब क्या है मैं ये बात करता हूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। सीआरपीसी और आईपीसी दोनों में फर्क क्या है? इंडियन पिनल कोड किसी भी अपराध की परिभाषा बताता है। एक तो ये है अपराध की परिभाषा के साथ साथ ये उसके दंड का प्रावधान करता है। अर्थात सीधा सा इसमें यह दिया गया कि मान लीजिए
किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मानहानि की, मतलब आईपीसी की धारा 124 को माने, या तो ये जो है इसमें राजद्रोह से संबंधित मामला है, काफी पीछे चर्चित भी रहा था। तो किस एक्ट को राजद्रोह माना जाएगा, ये परिभाषा दी गई है आईपीसी के अंदर, और राजद्रोह करने का दंड क्या होगा ये भी आईपीसी में दिया गया है। इसे कहते हैं आईपीसी या इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता ताजीनाते हिंद, जो क्या कहता है कि कौन सा कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा और जो अपराध की श्रेणी में आएगा उसका दंड क्या होगा, ये आईपीसी है। किंतु सीआरपीसी क्या कहता है कि किसी व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने राजद्रोह का अपराध किया है, तो राजद्रोह के अपराध में उससे दंड देने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सीआरपीसी में दी गई है। मान लीजिए उसने अपराध किया, इसकी परिभाषा दी आईपीसी ने। आईपीसी के बाद में फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, मुकदमा दर्ज करना या इस्तगासा प्रस्तुत करना, जो भी, तो ये जो काम है या इसकी जो प्रक्रिया क्या रहेगी वो सीआरपीसी में दी गई। किस तरीके से उसकी कोर्ट में या अदालत में पेशी होगी, किस प्रकार के मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होगी, और किस प्रकार के साक्ष्य या किस प्रकार के गवाहियों को सच माना जाएगा, किनको आधार माना जाएगा, ये सब दिया गया है सीआरपीसी के अंदर। और जब उस पर ये अपराध साबित हो जाएगा तो फिर उसके अपराध की सजा क्या होगी, उसका दंड क्या होगा, ये आईपीसी में दिया गया है। ये बात सीआरपीसी और आईपीसी आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी व्यक्ति को अगर 7 साल की है जेल दी जानी है, 10 साल की सजा दी जानी है, या फिर उसे उम्र कैद दी जानी है, तो ये किसी विधि के अंदर लिखा होगा। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना है तो भी वो विधि के अंदर लिखा होगा। तो उस प्रक्रिया के और उस सीमा तक जो दंड है वही दिया जाना चाहिए। इसको कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा यदि उसने वो कोई अपराध किया हो, और अगर उसने वो अपराध किया भी है तो भी उसे एक निश्चित प्रक्रिया और एक निश्चित विधि के द्वारा ही उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस एनकाउंटर कर सकते, क्योंकि पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है। दंड देने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका ने मजिस्ट्रेट को दिया है। ये अनुच्छेद संख्या हम 21 में बात कर रहे हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार महज इतना ही नहीं है, यानी अनुच्छेद संख्या सिर्फ इतना ही नहीं है। अनुच्छेद संख्या 21 इसके आगे भी विस्तृत है, और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी अलग अलग व्याख्या की है, और इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हमारे सामने आती रही हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या क्या है व्याख्या दी है। एक तो है शिक्षा का अधिकार, यानी अनिवार्य शिक्षा का, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, या प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य अधिकार है। उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको एक शिक्षा देने का राज्य प्रयत्न करेगा, ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है। लेकिन उसे ये अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट रूप से 21 क में लिखी गई है। इसके अलावा एक और जो अधिकार है जिसपे काफी चर्चा हुई है, निजता का अधिकार, एकांत या निजता का अधिकार, या राइट टू प्राइवेसी। आप मित्रों 2016 का आधार अधिनियम वाला वो मामला याद करो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार या एकांत का अधिकार वो एक मौलिक अधिकार है। वो मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एकांत के अधिकार के अलावा किसी व्यक्ति को रोजी रोटी का भी अधिकार है, आजीविका का अधिकार भी है। आजीविका का अधिकार, पानी का अधिकार, बिजली का अधिकार, नींद का अधिकार, इस तरीके से जो अधिकार है, या किसी व्यक्ति को सुरक्षित यात्रा का अधिकार है, किसी व्यक्ति को भोजन का अधिकार है,
भोजन करने का अधिकार। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था विदेश यात्रा का अधिकार। ध्यान रखें मित्रों, विदेश यात्रा का अधिकार है, यह भी क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात हमने की है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में एक छोटी सी बात और है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जो फ्रेज है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये फ्रेज कहां से लिया गया है, ये वाक्यांश कहां से लिया गया है, तो हम सीधा देखते हैं कि ये हमने इंग्लैंड से लिया है। ये हमने इंग्लैंड से लिया है, ये हमने यूएस से नहीं लिया है। ये ध्यान रखें, यूएस से क्यों नहीं लिया है मित्रों। जब हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो उस दौरान ये जो फ्रेज था ये कहां से आया, और इस फ्रेज पे क्या है, बहुत सारी बहस क्यों हुई। हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, उस समय जब हमारा सुप्रीम कोर्ट लिखा जा रहा था, या माफ कीजिएगा मूल अधिकार जो है वो लिखा जा रहा था, तो उस दौरान उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी, और अमेरिका की यात्रा की तो वहां के सुप्रीम कोर्ट का जायजा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया था, और वहां से वो एक शब्द लेकर के आए थे, और इसमें क्या था उस शब्द के अंदर विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया का शब्द का मतलब क्या है। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, यानी जो उस समय जो न्यायमूर्ति या जो जज या मजिस्ट्रेट उस कुर्सी पे बैठा है उससे सही लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वो नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय के नियमों पर चलता है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को महत्व दिया गया है, न कि प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय को। किंतु यह भी एक बात ध्यान में रखने वाली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू है भारत के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट इसे अपना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार के फैसले देते समय इसको ध्यान में रख सकता है, या इसकी मूल भावना ध्यान में रख सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है। ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है। अनुच्छेद संख्या 21 के बारे में हमने, जहां तक मैं समझता हूं, हमने पूरी बात कर ली है, और हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 22। मित्रों, अनुच्छेद संख्या 22 स्वतंत्रता के अधिकारों में 19 हमने पढ़ लिया है, 20 हमने पढ़ लिया है, 21 हमने पढ़ लिया है, और 22 हमने पढ़ लिया। 22 में कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये हमने अनुच्छेद 22 के अंदर अनुच्छेद 22 1, 2 और 3, ये 3 चीज पढ़ते हैं। पहली बात तो इसमें क्या है, क्या क्या दिया गया है। पहली बात इसमें दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी से संरक्षण जो है उसमें यह बात है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। बिल्कुल है। और ये क्या मौलिक अधिकार है? बिल्कुल है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार क्या एक मौलिक अधिकार है या एक विधिक अधिकार है? ये बिल्कुल एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद दूसरा, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है या जिसके ऊपर कोई अपराध या उसके ऊपर दोष लगाया गया है, अभी साबित नहीं हुआ है, दोष लगाया गया है, उस व्यक्ति को अपनी रुचि का, अपनी पसंद का वकील शब्द नॉर्मली इस्तेमाल कर देते हैं, पर यहां पर वकील नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिवक्ता, एडवोकेट, उस व्यक्ति को अपनी पसंद का अधिवक्ता, क्योंकि वकील और अधिवक्ता शब्द में फर्क होता है, अपनी रुचि का अधिवक्ता उसे करने का अधिकार है, उसे चयन करने का ये अधिकार है। और तीसरी सबसे बड़ी बात,
ये आगे हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियां हैं उसमें हम हेबियस कॉर्पस पढ़ेंगे, तब मैं इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं यहां पे बताऊं कि 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर एक सक्षम न्यायाधीश के समक्ष प्रकट होने का अधिकार वो व्यक्ति रखता है। यह भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद संख्या 22 के तहत। मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यदि किसी व्यक्ति को आज शाम को 5 बजे गिरफ्तार किया गया है, तो वो कल शाम के 5 आने वाले कल के शाम 5 बजे से पहले पहले वो इस चीज की मांग कर सकता है, या उसे आवश्यक रूप से किसी एक सक्षम न्यायाधीश, यानी उसने जिस प्रकृति का अपराध किया है उस प्रकृति के अपराध को दंड देने की शक्ति रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रकट करेगा। जो भी लोक प्राधिकारी है या जो भी पुलिस इंस्पेक्टर है या जिस तरीके SHO CI जो भी कह सकते हो, तो उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर एक सक्षम न्यायाधीश के सामने उसे या सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा। तो ये उसका एक मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद संख्या 22 के अंदर एक दिए गए हैं। मित्रों, ये तो हमने बात की है अनुच्छेद संख्या 19 जो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, अनुच्छेद संख्या 20, अनुच्छेद संख्या 21 और 22, ये चारों के चारों एक हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार की जो श्रेणी है उसके अंदर हमने 19, 20, 21 और 22 ये हमने अनुच्छेद देख लिए हैं। अनुच्छेद संख्या 19 निलंबित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनुच्छेद संख्या 20 और 21 ये मैंने आपको बात की थी कि 44 में संविधान संशोधन 1978 1978 और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1975 में जब उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, तो जनता मोर्चा ने जो विभिन्न प्रकार के अपने जो घोषणा पत्र थे और अपने घोषणा पत्र में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी, उनमें से कुछ एक ये भी था कि हम 42वें संविधान संशोधन को हटा देंगे, आपातकाल में हुई ज्यादतियां हैं उसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। शाह आयोग का या शाह कमेटी का गठन किया गया था और उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी किया था कि अनुच्छेद संख्या 20 और 21 इनको एक ऐसा स्थान दे दिया कि अब यदि किसी भी प्रकार का आपातकाल, वो चाहे युद्ध के आधार पे हो या वो बाह्य आक्रमण हो या फिर वो सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसा होने की स्थिति में भी अनुच्छेद संख्या 20 और 21 दो अनुच्छेद ऐसे हैं, दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद संख्या 19 निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ध्यान में रखिए सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद संख्या 19 निलंबित नहीं होगा। बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में ही लगाए गए आपातकाल के आधार पर होता है। और यहां पे मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, आप सब लोग बहुत भली भांति उससे परिचित होंगे कि यदि संवैधानिक संकट आता है किसी राज्य में, जिसको हम नॉर्मली संवैधानिक आपात कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी भी मूल अधिकार को निलंबित बिल्कुल नहीं किया जाता है। मित्रों, अनुच्छेद संख्या 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता से संबंधित जो वर्ग है, जो श्रेणी है, मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ ली है। इसके बारे में जो भी कमेंट्स हों, आपको कुछ पूछना हो या कोई त्रुटि हो मुझसे हुई हो, तो वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का और आपके जो उत्साहवर्धन है उसका स्वागत है। धन्यवाद।